हाय, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो के अंदर। 2024 की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नए साल की पार्टी तो आप लोग ने कर ली थी, अब आता है काम पे। आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 जनवरी से मैं शुरू कर दूँगा अपना सीरीज़, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ को लेके चलूँगा। तो आज पहले इकोनॉमिक्स को पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो ख़त्म करेंगे। रूट टू फ्रूट सब कुछ सिखाऊँगा। रूट टू फ्रूट मतलब कि जड़ से लेके पूरा फल तक पूरा समझाऊँगा आज। नेशनल इनकम को एकदम उखाड़ देंगे एक ही वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी तकलीफ, कोई भी कुछ डाउट वाउट आएगा ही नहीं, ठीक है? बट बस पेशेंटली आप ये वीडियो देख लो और फिर आपको नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जल्दी से चलते हैं आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और समझाते हैं आपको नेशनल इनकम अच्छे से। तो भाई आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में। आज इकोनॉमिक्स की दुनिया में चलेंगे, मज़े करेंगे मस्त एकदम। ठीक है। और आज यहाँ पे मैंने डेट डाल दी है ताकि मज़ा आए और पढ़ने में। इसमें और बता दूँ, मैं साथ में दो पीडीएफ और खोल रखी हैं, बताता हूँ ये। पहली जो पीडीएफ है ये वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, संदीप गर्ग की। और दूसरी पीडीएफ इसके साथ मैंने वो कहते हैं एनसीईआरटी खोल रखी है। ये दोनों बुक मैंने इसीलिए खोल रखी है क्योंकि आपका कुछ भी छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए कि कोई अनटच्ड रह गया और वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता ही नहीं कि ये क्या से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो इसीलिए इसको पूरा कवर करने के लिए दो बुक की मैंने पीडीएफ साथ में खोल रखी है ताकि कोई भी टॉपिक हमसे मिस ना हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में। टारगेट है हम सबका, एक ही टारगेट होना चाहिए, फुल नंबर 200 में से 200। ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं भाई। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम पहले मतलब समझते हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि हमारे नेशन में जितने लोग रहते हैं उनकी इनकम को मिला दो, जोड़ दो तो नेशनल इनकम कहा जाता है उसको। सही बात है। ये सही बात तो है, लेकिन ये अधूरी बात है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय क्या होता है कि हमारे देश में ना दूसरे लोगों की एम्बेसी है, जैसे कि अमेरिकन एम्बेसी हो गई, रशिया की एम्बेसी हो गई। तो अब जो वो एम्बेसी में जितने लोग काम करते हैं उनकी जो इनकम है वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, मतलब हमारे इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। वो कहाँ की नेशनल इनकम में काउंट होगी? जहाँ की वो एम्बेसी है। जैसे रशियन एम्बेसी है तो रशिया की नेशनल इनकम में काउंट होगी, अमेरिकन एम्बेसी है तो अमेरिका के नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्लियर है? ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के, डब्ल्यू के डब्ल्यू के भी कई सारे ऑफिसेज हमारे यहाँ हैं, वो भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। ऐसे ही हमारे कुछ एयरक्राफ्ट और शिप्स दूसरे देशों में है या फिर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन वो यहाँ से ही है, मतलब अगर वो हमारे कंट्री के हैं तो उनकी जो इनकम होती है वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी, भले ही वो कहाँ भी उड़ रहे हों। ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि कई एयरक्राफ्ट्स हैं और कई शिप्स हैं जो हमारे नज़दीक हैं, हमारे क्या कहते हैं, हमारे आसपास में। ठीक है। तो उसकी इनकम हमारे में नहीं होगी, उसकी इनकम जहाँ की वो शिप्स हैं, जहाँ की वो एयरक्राफ्ट्स हैं, वहाँ पे उनकी इनकम काउंट होगी। तो इतना भाई समझा दिया नेशनल इनकम का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला टॉपिक आता है अब हमारे पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है किसी का खर्चा किसी की कमाई। किसी का खर्चा किसी की कमाई मतलब क्या? आपको आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी आई, मान लीजिए आपकी सैलरी आई, और अगले दिन आप मन कर गया कि आपको बढ़िया से छोले भटूरे खाने, तो आप निकल गए भैया छोले भटूरे खाने। और बढ़िया से आपने छोले भटूरे की जो रेस्टोरेंट में छोले भटूरे ऑर्डर किए, खाए मस्त छोले भटूरे खाए। उसके बाद क्या हुआ कि आपने पैसे दिए। अब क्या पैसे उसके पास रहेंगे जिससे आपने छोले भटूरे खाए? उसके पास रहेंगे पैसे हमेशा? नहीं। फिर भैया जिसके पास उसको छोले भटूरे अगले दिन भी बनाना है, तो वो फिर क्या करेगा कि आप फिर वो वहां से छोले भटूरे का सामान लाएगा, तो उसके पास अब पैसा आ गया। तो पैसा घूमता रहता है, पैसा किसी के पास रुकता नहीं है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसी भी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं।
एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम लोग कंज्यूमर भी बोलते हैं, एक होता है फर्म सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाहर की दुनिया। क्लियर है? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन चारों को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है कि हमारे सिलेबस में खाली दो ही चीज़ पढ़नी है। इकोनॉमी इन टू सेक्टर ही हमारे सिलेबस में है, बाकी सिलेबस में हमारे नहीं है, ना ट्वेल्थ के है ना सीयूईटी के है, ठीक है। तो वहाँ पे थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें ना तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है और ना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें किसी बाहर देश का, ठीक है। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और जो थ्री और फोर सेक्टर इकोनॉमी है इनको हम लोग ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या कहते हैं, अब इनके बीच में कुछ बात होती है, इसके बीच में जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्म को क्या, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता है इसका मतलब, फैक्टर सर्विसेज का मतलब, ठीक है। तो अब फर्म में, जब फर्म को हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी है तो इसके बदले में फैक्टर पेमेंट फर्म हाउस होल्ड को देता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्म को जब फैक्टर सर्विसेज मिली है, लैंड, लेबर सब मिल चुका है, तो अब फर्म में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कहा जाता है वापस जाता है हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड उसके बदले में जो पैसे देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक चार्ट और दे दिया है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, हाउस होल्ड से हाउस होल्ड से क्या कहते हैं फैक्टर सर्विसेज गई, फिर फैक्टर पेमेंट आया फर्म से, ठीक है, फिर फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गई, फिर जो है हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया, या फिर स्पेंडिंग भी कहते हैं हम उसे, स्पेंडिंग अलग नहीं है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है वो, ठीक है। अब ये जो काम होता है, अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, इसमें एक चीज़ और बताना है। दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो को दूसरा नाम होता है मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन वर्ड यहाँ पे सही नहीं होगा, समझ लो यहाँ पे जैसे कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया पहले फैक्टर सर्विसेज, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? इन्वॉल्वमेंट है इसमें मनी का नहीं है, पैसे की बात नहीं हो रही इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। और लिख देता हूँ चलो, रियल फ्लो, ठीक है। और फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट दी है, क्या दी है? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है, तो इसको हम लोग कहते हैं मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। आ, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज जाती है फर्म से हाउस होल्ड में, तो क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। और फिर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले क्या आता है? पैसा आता है, उस पैसे को, उस फ्लो को क्या बोलते हैं? उस फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो, ठीक है। क्लियर है? और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको खाली बैठे मत देखिए। इस जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैंने ऐसे बनाया है कि इसमें ना तो ज़्यादा जानकारी मैंने दी है और ना ही कम जानकारी दी है, मेन मेन जो जानकारी होती है वो दी है, और बाकी आपको अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है, ये जो काम होता है, ये जो काम हो रहा है कि पहले फैक्टर सर्विसेज आ रही है, फैक्टर पेमेंट आ रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, फिर गुड्स एंड सर्विस के बदले फिर उसका कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें तीन फेजेस में होती हैं। पहला फेज है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज नाम से ही पता चल रहा है कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है,
तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन होता है तो जनरेशन फेज में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसने प्रोडक्शन किया है उनको वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। डिस्पोजिशन फेज में जिस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको कंज्यूम किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है उसका, तो यहाँ पे कंजम्पशन है से रिलेटेड होता है। इससे कोई भी ज़्यादा इसमें ऐसी बात नहीं जो आपको समझना है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, स्टॉक वेरिएबल। इसके एग्जांपल से आपको शुरू करता हूँ। स्टॉक मतलब कि आपके पास एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, तो वो क्या है, वो एक स्टॉक है। और पानी की टंकी में छेद कर दो, पानी अंदर कम होने लगेगा, लगातार कम होगा, उस वो क्या है, वेरिएबल है ना। मतलब कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट बना देता हूँ चलो। दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं। पेन का कलर चेंज कर लेता है, पिंक कर लेता है चलो। पॉइंट ऑफ, पॉइंट बना दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कैलकुलेट होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। वेरिएबल कैलकुलेट होता है पीरियड ऑफ टाइम पे। कुछ उसी तरह की, आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है, ठीक है, स्टॉक 1 से लेके 31 जनवरी तक, ठीक है, वो फ्लो मतलब कि वेरिएबल, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करेंगे तो हम लोग स्टॉक उसे कहेंगे, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट हो रहा होगा उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर से हम लोग ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है, फेवरेट कलर। चलिए आइए, एक बड़ा ही बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है, ये शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट मतलब कि मैं यहीं पे पैदा हुआ, मैं भारत में पैदा हुआ और यहीं पे मतलब कि कमाता खाता हूँ अपना एकदम लाइवलीहुड, अच्छे से जीवन अपना व्यतीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। कमाने खाने को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जो अपने लाइवलीहुड को स्टेबल रखने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी इंसान करता है, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में, नॉर्मल भाषा में तो कमा ही खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब नॉर्मल रेसिडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे ही कमा खा रहा हूँ, नॉर्मल रेसिडेंट, मैं यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। इससे जुड़े दो शब्द आते हैं, दो कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक होता है सिटीजनशिप, एक होता है रेजिडेंटशिप। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको आपने सुने ज़रूर होंगे, सिटीजनशिप, रेजिडेंटशिप, आपने ऐसे सुने होंगे वर्ड। इसके बीच का मतलब, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो आज मैं आपको बताता हूँ। सिटीजनशिप एक क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट है। क्या है? लीगल कॉन्सेप्ट है। लीगल कॉन्सेप्ट है मतलब कि इसमें सरकार आती है, ठीक है। और लीगल कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो, अब दो तरीके से हो सकता है, सिटीजनशिप दो तरीके से मिल सकती है किसी भी इंसान को। एक, जैसे कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहीं पे कमाता खाता हूँ, तो मैं यहाँ का, क्या कहते हैं, मुझे यहाँ की ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिली हुई है। यहीं पे पैदा हुआ हूँ तो यहीं पे सिटीजनशिप मिली हुई है मेरे को, ठीक है। तो अ, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ तो मेरे को यहाँ की ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिली हुई है। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो वृंदावन कभी आप गए हो, ठीक है, अगर वृंदावन नहीं गए हो तो जाना, वहाँ देखना जाके क्या होता है कि बहुत सारे तुमको फॉरेनर्स दिख जाएंगे इस्कॉन में, ठीक है। फॉरेनर्स वहाँ पे भजन कीर्तन करते हुए तुमको दिख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे चलते फिरते दिख जाएंगे तुमको। वो क्या होते हैं, वो यहीं पे आके रह जाते हैं, यहीं पे रहते हैं वो, भारत में ये आ गए हैं, वो रहते हैं कहीं कहीं, जैसे रशिया से भी आते हैं लोग, और स्पेन से आते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो यहीं पे बस जाते हैं। और अगर उनको गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो यहाँ पे रह सकते हैं, तो यहाँ पे उनको फिर अलाउ करती है, इसका मतलब उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है यहाँ की, और वो यहीं पे फिर रह जाते हैं। तो ये तरीका होता है। एक और बढ़िया एग्जांपल दूं, आपने एक क्या कहते हैं, एक नाम आपने सुना होगा, सीमा हैदर। आपने किस्सा जरूर सुना होगा, ठीक है, सीमा हैदर का, कि सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी का, कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई है, और अब वो सरकार से, मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि वो सरकार से, मतलब कि मोदी जी से कह रही थी कि
मेरे को यहीं पे रहने दो। तो मतलब कि उसका कहने का मतलब क्या था कि मेरे को यहाँ की सिटीजनशिप दे दो, तभी तो यहीं रहेगी। ठीक है, तो उसका मतलब था कि यहाँ की सिटीजनशिप दे दो। पता नहीं अब मिली है नहीं मिली, मेरे को इतना नहीं नॉलेज है उसके बारे में। तो वो खैर मेरे को एग्जांपल अभी याद आया तो मैंने बता दिया। रेसिडेंटशिप का क्या होता है, ये क्लियर हो गया। सिटीजनशिप क्लियर हो गया। अब रेसिडेंटशिप पे आते हैं। रेसिडेंटशिप क्या होता है कि मतलब मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मैं यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ की रेसिडेंटशिप मिली हुई ऑटोमेटिक। एक रेसिडेंटशिप होता है कि बाहर से कोई आदमी आ गया, जैसे कि स्पेन से आ गया। मान लो स्पेन से एक आदमी आया, स्पेन से एक आदमी आया भारत में, और यहाँ पे ना वो कुछ काम करता है, जॉब करता है 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा काम करता है यहाँ पे। तो 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे काम करता है तो यहाँ का वो रेसिडेंटशिप उसको मिल जाती है, वो यहाँ का रेसिडेंट हो जाता है। 1 साल से ज़्यादा अगर वो यहाँ काम कर ले, मोर देन 1 ईयर काम कर ले, आपको मैं दिखाता हूँ ना। आपको अभी अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बुक में। कहाँ गया, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ये रहा नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट है, ये रहा रेजिडेंटशिप। दिख रहा है आपको, रेजिडेंटशिप। ये एक ये है सिटीजनशिप, ये है रेजिडेंटशिप, और ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, और ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसके दो तरीके होते हैं। या तो ऑटो मतलब कि यहाँ पे पैदा हुआ हूँ मैं, जैसे यहाँ पे पैदा हुआ हूँ इंडिया में, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मेरे को मिली हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है और वो अप्लाई करता है फॉर सिटीजनशिप, तो और अगर इंडियन लॉ उसको अलाउ करता है टू बिकम इंडियन सिटीजन, तो मतलब कि वैसे वो उसको सिटीजनशिप दी जाती है। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ, अरे पढ़ क्यों रहा हूँ मैं, समझा रहा था। हाँ, तो अगर वो कोई आदमी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा काम करता है, ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, अगर मैं यहाँ से काम करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वही चीज़ की कमा खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ही काम करता है 1 साल से ज़्यादा, तो वो यहाँ का रेसिडेंट हो जाता है। ठीक, नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है वो यहाँ का। ठीक है, और एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और रेसिडेंट भी हो सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वापस। आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर एक कोई डिफरेंस आपसे पूछता है तो ये चीज़, यही एक डिफरेंस है। ठीक है, एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट, मज़ेदार कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले हम लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, उसके बदले मेरे को हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाती है मेरे बैंक में। ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब कि जिसके बदले मेहनत की जाए, मेहनत करके पैसा कमाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। एक होती है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो हमारे चाचा चाची मामा मामी घर पे आके दे जाते हैं, बेटा चॉकलेट खा लेना, बेटा मिठाई खा लेना, बेटा चिप्स खा लेना, ये सब खा लेना। ठीक है, तो उसके बदले पैसे दे जाते हैं मामा मामी आपको। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। मतलब कि आपने कुछ मेहनत नहीं की लेकिन आपको मिल गई। ठीक है, आपके आपको ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम दो तरह की होती हैं, दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती हैं। करंट ट्रांसफर इनकम और कैपिटल ट्रांसफर इनकम। करंट ट्रांसफर इनकम क्या होता है आपको समझा देता हूँ। करंट ट्रांसफर इनकम मतलब होता है कि रिकरिंग नेचर की होती है, ये बार बार मिलती रहती है, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी मिलती रहती है। जैसे कि मामा मामी आए आपके, आज मामा मामी आए हैं, आपको पकड़ा गया कुछ कि बेटा मिठाई खा लेना, चॉकलेट खा लेना। ठीक है, और अगले दिन ही आपके चाचा चाची आ गए, बेटा कुछ खा लेना, मिठाई खा लेना, चॉकलेट खा लेना, फिर से वो पकड़ा गए। तो ये रिकरिंग नेचर का होता है, और ये होता रहता है बार बार, कम टाइम में होता रहता है, जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, रिकरिंग नेचर का। कैपिटल मतलब कि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जैसे गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया, रोज रोज थोड़ी मिलता है तुमको। कोई बड़ी मशीनरी तुमको दे दिया, ऐसे ही फ्री में दे दिया। ठीक है, तो हर रोज थोड़ी मशीनरी तुमको फ्री में दे देगा। तो कभी कभी जो होती है
उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। नॉन रिकरिंग उसी को कहते हैं जो कभी 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 कभार होती है। तो ये दो तरह की इनकम, ट्रांसफर इनकम का पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा बड़ा मस्त टॉपिक है और मेरे को बहुत पसंद है। ये इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो ये आपको आज मैं क्लियर करा देता हूँ। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्या फाइनल क्या इंटरमीडिएट। ठीक है, ये क्लियर कराता हूँ। इसके क्लियर कराने के लिए, ये इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक अलग ही, क्या कहते हैं उसको, दो दो मेरे दोस्त स्कूल के, उनका एग्जाम्पल ले लिया है। उनको यहाँ पे क्या कहते हैं, एक स्लाइड में उनका ही मतलब कि उनको एज अ एग्जाम्पल करने के लिए, ताकि स्कूल के हैं दोस्त दोस्त तो याद भी आ जाए और काम भी हो जाए अपना। समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो फिर से पहले हम लोग वहाँ पे चलते हैं, क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ गुड पे। टाइप्स ऑफ गुड्स, दो तरह के गुड होते हैं, एक फाइनल गुड होता है, एक इंटरमीडिएट गुड होता है। फाइनल गुड नाम से ही पता चल रहा है, एकदम फाइनल। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को हम लोग आधा भी कहते हैं, पता है, बीच का। इंटरमीडिएट, बीच का। ठीक है, तो अब ये समझाने से पहले क्या कहता हूँ, अब इन दोनों को पहले समझाने, इन दोनों को समझाने के लिए पहले हम लोग चलते हैं इंटरमीडिएट गुड पे। इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड होते हैं? इंटरमीडिएट गुड एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मान लो कुकू का एक कैफे है जहाँ पे वो चाय बेचती है। तो उसका, उस कैफे का नाम है कुकू टी। क्या नाम है? कुकू टी। तो बढ़िया कुकू का कैफे है, चाय बेचती है बढ़िया एकदम मस्त कड़क चाय ठंडी में। ठीक है, उसके पास क्या कहती है कि बढ़िया सुबह सुबह खुद की आती है और कहती है भैया एक चाय, मस्त कड़क चाय पिला दो। तो फिर कुकू चाय देती है और बुझ के पी लेती है। तो कुकू ने ये जो चाय बेची, ये जो चाय बेची, ये कुकू के लिए ये चाय इंटरमीडिएट गुड है। और ये जो चाय बनाने में जो सामान लगा है कुकू का, वो भी इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कैफे खोलने के पहले हर सुबह कुकू बाजार जाती है और चाय पत्ती दूध जितना भी चाय का सामान होता है वो लाती है खरीद के। तो उससे वो चाय बनाती है। तो चाय में जितना भी सामान पड़ा है, चीनी दूध चाय पत्ती अदरक, तो वो सब भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। और कुकू ने जो ये चाय बेची, ये भी इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर है? यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो, उसकी दो कंडीशन होती है। या तो वो ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा कुछ अलग नई चीज बनाने में, नया गुड बनाने में, नई सर्विस बनाने में, वो अलग पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि चीनी को मार्केट चलाई और चाय में डाल दी। ठीक है, सॉरी, चीनी को लाई मार्केट से, सॉरी चीनी को लाई मार्केट से और चाय में डाल दी और चाय बन गई बढ़िया। तो चीनी क्या इंटरमीडिएट गुड है कि क्या कुछ पूरा बना, दूसरा चीज बनाने में पूरा यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि सीमेंट यूज होता है, सीमेंट आयरन यूज होता है, क्या कहते हैं, पुल बनाने में, पुल मतलब कि फ्लाईओवर बनाने में। तो वो चीज़ क्या है, वो भी इंटरमीडिएट गुड है। अब क्या कहते हैं, एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं यार उसके वो, हाँ, एक जैसे मान लो एक किसान है। ठीक है, तो किसान है और वो फर्टिलाइजर खरीदता है खेती के लिए, प्रोडक्शन के लिए वो फर्टिलाइजर लाता है मार्केट से और फिर उसको खेत में डालता है। तो वो जो फर्टिलाइजर है वो भी इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड की ये कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप फाइनल गुड को समझ सकते हो और फाइनल गुड के पार्ट को समझ सकते हो। पहले फाइनल गुड पे आते हैं। फाइनल गुड, फाइनल गुड क्या होता है, नाम से पता चला है जो फाइनल है।
जो फाइनली बन के पूरा एकदम फिनिश्ड है, पूरा बन के रेडी है यूज करने के लिए बाय द फाइनल यूजर। जैसे कि इसी एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। यही जो एग्जांपल मैंने दिया था कि बुचकी ने चाय पी लिया, ठीक है। अब कुकू के लिए तो ये चाय इंटरमीडिएट गुड था, लेकिन बुचकी ने एक बार लिया, पी लिया, तो बुचकी क्या होगी, फाइनल यूजर भी हो गई, ठीक है। उसको कंज्यूम करने के लिए फाइनल यूजर भी हो गई, और गुड भी फाइनल है कि अब चाय में और तो कुछ डला नहीं, चाय तो बन के रेडी, और उसने जैसे ही आई चाय तुड़क करके पी ली, एकदम खत्म काम, ठीक है। मजा आ गया, एकदम चाय पी लिया उसने, और ठंडी वंडी सब दूर हो गई। तो यही चीज अब फाइनल गुड है ये। फाइनल गुड ना, आपको समझाता हूँ। फाइनल गुड चाय गुड की का समझ में आया आपको, फाइनल गुड, ठीक है। ये फाइनल गुड। अब फाइनल गुड के दो टाइप होते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को। दो टाइप होते हैं फाइनल गुड के। कभी आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के गुड होते हैं, ठीक है, तो आप ये मत बोलना 4 टाइप के गुड होते हैं। ये मत बोलना कि 4 टाइप के गुड होते हैं। गुड्स तो भैया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनल गुड, एक होता है इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड के 2 टाइप होते हैं। फाइनल गुड के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कंजम्पशन गुड, कंज्यूमर गुड भी कह लो, दूध ब्रेड अंडा ये सब कंज्यूमर गुड, ठीक है। और एक होता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड, कैपिटल गुड समझाता हूँ, पहले कंज्यूमर गुड पे आता है। वही एग्जांपल पे चलता है। वो चाय, वो जो चाय थी वो फाइनल गुड तो था ही, हाथ में कंज्यूमर गुड भी था, जो कंज्यूमर के लिए चाय पी खत्म काम मस्त एकदम, ठीक है। और हाँ, कंज्यूमर गुड समझ में आया। वो चाय ली उसने, पी लिया, दूध अंडा ब्रेड ये सब क्या है, ये सब कंजम्पशन गुड है। कंज्यूमर गुड है, कंजम्पशन गुड है, एक ही बात है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब अगले पे आते हैं। अगला है कंजम्पशन गुड हो गया। कैपिटल गुड पे आते हैं। कैपिटल गुड क्या है समझाता हूँ। कैपिटल गुड मतलब कि, एक मिनट इसको रब कर लेता हूँ, बड़ा मैसी मैसी हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुकू का कैफे था, मैंने पहले जैसे बताया तुमको, कुकू का कैफे है। अब कुकू के कैफे में ना, उसने, गर्मी का सीजन है साहब, सॉरी ठंडी का सीजन है, मजाक करो, ठंडी का सीजन, ठंडी का सीजन है साहब, तो कुकू के ने अपने कैफे में सोचा कि हीटर लगवाते हैं, बढ़िया, कैफे के अंदर बढ़िया गर्मा गर्म माहौल रहेगा। तो कुकू ने सोचा कि हीटर लगवाते हैं, ब्लोअर जिसे आप कहते हो, हीटर लगवाते हैं भैया, हम तो हीटर ही कहेंगे। तो अब कुकू ने मंगवाया हीटर और अपने यहाँ पे लगवाया, अपने कैफे में। तो वो जो हीटर है जो उसने कैफे में लगवाया है, वो कैपिटल गुड है। जो उसने हीटर है वो कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड है। स्मॉल मतलब कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल गुड है। कैसे कैपिटल गुड है, मैंने बताया था तुमको, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो पूरा यूज हो जा रहे हैं किसी दूसरी चीज को बनाने में, दूसरी गुड को बनाने में, ठीक है, या तो वो आइदर फॉर रीसेल या फिर किसी चीज को बनाने में, ठीक है। यही दो कंडीशन है इंटरमीडिएट गुड की। इन दोनों कंडीशन से हर चीज बाहर वो फाइनल गुड होती है। अब फाइनल गुड में कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है, वो बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपिटल गुड है। ये कैसे कैपिटल गुड है, ये समझाता हूँ। कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जैसे इसने चाय बेची, इसने पी ली, खत्म, ठीक है। और इसके यहाँ पे एसी, मतलब कि सॉरी एसी बोल रहा हूँ, हीटर लगवाया इसने अपने कैफे में, इसको कहते हैं हम लोग कैपिटल गुड, ठीक। अब जो अ, इन गुड्स पे खर्चा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड पे जो खर्चा होता है उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल गुड पे जो खर्चा होता है उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट ही तो है भैया, अपने कैफे में वो हीटर लगवा रही है,
तो इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, कंजम्पशन के या तो इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड्स which are used either for resale or for further production in the same year, कुछ और प्रोडक्ट बनाने में यूज हो जाते हैं वो। नेचर की बात करें तो ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में दोनों में इंक्लूड होता है फाइनल गुड, ठीक है। बताऊंगा आगे चल के, समझाऊंगा आगे। इंटरमीडिएट गुड ये इंक्लूड नहीं होता। ये इंक्लूड क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में अलग से इंक्लूड नहीं किया जाता। वैल्यू एडिशन की बात करें तो फाइनल गुड जैसे कि नाम से पता चल रहा है फाइनल है एकदम, इसमें कुछ भी ज़्यादा ज़्यादा क्या, इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन ज़रूरत पड़ता है, ये रेडी टू यूज़, रेडी फॉर यूज़ सॉरी नहीं है, तो इसमें वैल्यू एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, वैल्यू ऐड किया जाता है तब वो रेडी होते हैं और फिर वो फाइनल गुड बनता है। प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब कि मार्केट में आ जाना। प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस कर कर गए होता है फाइनल गुड और वो मार्केट में आ जाता है, ये अंडर प्रोडक्शन होता है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होता है इंटरमीडिएट गुड। लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ठीक है, और कंजम्पशन, कार परचेज बाय एंड एज एन इन्वेस्टमेंट, और डेयरी शॉप वाला दूध खरीद रहा है फॉर रीसेल, कोल यूज हो रहा है फैक्ट्री में फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये सारे एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं आपको खाने के लिए, मैंने इतने ही रखे हैं यहाँ पे। और भी कुछ छूट ना रहा हो तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ मैंने कवर करा दिया है कि नहीं। फैक्टर मतलब कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम हो गया सॉरी। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, प्रोडक्शन बाउंड्री बता दिया आप सभी को। और कुछ तो बचता नहीं है शायद। कंजम्पशन गुड, हाँ ये बच रहा था। कंजम्पशन गुड में ना, कंजम्पशन गुड के भी टाइप होता है। कौन से टाइप होते हैं? टाइप नहीं, बेसिकली एक हाँ चलो टाइप ही मान लो, वर्ड मिल नहीं रहा है मेरे को अभी। कंजम्पशन गुड के टाइप्स होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड, लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि आपकी कार, आपकी फ्रिज, आपकी टीवी लंबे समय तक चलता है। एक होता है सेमी ड्यूरेबल, चलता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जल्दी खत्म हो जाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड जैसे कि वुडकी ने चाय पी थी, एक बार में पी खत्म, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं था, ठीक है। सर्विसेज, बाकी सर्विसेज होता है, नॉन मटेरियल गुड कहते हैं इसे। सर्विसेज का दूसरा नाम क्या है? नॉन मटेरियल गुड। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसका दूसरा नाम बताओ, इसका दूसरा नाम बताओ, तो नॉन मटेरियल गुड, ठीक है। बस यही था, कैपिटल गुड में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, हाँ कैपिटल गुड में नहीं है, बस यही था टाइप्स ऑफ गुड्स में। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। इसको आप लोग को बड़े ध्यान से आप सुनना है, जितना भी कंसंट्रेशन है आपके अंदर सब लगा दो, सब लगा दो, ठीक है। यहाँ पे पूरा ध्यान से सुनना है आपको। ये जो कलाकारी की है ये मिटा देता हूँ मैं, हाँ अब ध्यान से सुनना है साहब। देखो, ये जो ग्रॉस है, ये ग्रॉस बड़ा होता है। यहाँ पे जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी दिख रहे हैं तुमको, ग्रॉस, नेशनल, मार्केट प्राइस, ये बड़ी होती है किनसे? इससे जो राइट हैंड साइड में नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट। ये एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस को अगर नेट में चेंज करना है, अब ये चेंज क्यों करने को बोल रहा हूँ,
वो आगे बताऊंगा, लेकिन अगर चेंज करना है तो वो सुनो। ग्रॉस दिया है तुमको, नेट में चेंज करना है। ठीक है, अभी सुन लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा, अभी सुनो पहले। ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? ग्रॉस बड़ा होता है तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे डेप्रीशिएशन। सॉरी, हाँ, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तब हमारे को नेट मिल जाएगा। और अगर नेट में से नेट को ग्रॉस में चेंज करना तो डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे नेट में, तो हम लोग को ग्रॉस मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस लॉस, सब आपने सुना है। नेट लॉस, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, ये सब भी आपने सुना है। ठीक, तो ये कोई नई बात नहीं है बिल्कुल भी। एक अब आता है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम को अगर डोमेस्टिक इनकम में चेंज करना है तो क्या होता है? तो क्या करना है? नेशनल इनकम में होता है एनएफआईए, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? ये सब ये होता है, समझो बाहर से जितना पैसा आया माइनस कर दो हमने जितना बाहर को दिया। बाहर को मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, बाहर के देश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जितना पैसा आया, बाहर से मान लो आया 100 रुपये, और हमने बाहर को दिया 80 रुपये, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एनएफआईए आ गया हमारा 20 रुपये। तो ये जो 20 रुपये है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अगर डोमेस्टिक इनकम इसको बनाना है तो नेशनल इनकम में से वो जो एनएफआईए है जो 20 रुपये है, उसको माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो जो मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते चलो, वरना सब तुम्हारे सर के ऊपर से आएगा, कोई फायदा नहीं है। मत देखो वीडियो अगर तुमको कॉपी तुम्हारे पास साथ में नहीं है तुम्हारे। ठीक है, फालतू का नहीं यहाँ पे देखना वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम में चेंज करना है तो क्या करना है? एनएफआईओ को माइनस करना है। एनएफआईओ को कैसे मतलब कि एनएफआईओ कैसे निकलता है? बाहर से जितनी इनकम आई उसको हम लोग कहते हैं फीफा। फीफा मतलब, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने जितना बाहर को दिया इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा में से फीटा घटा दोगे एनएफआईए निकलेगा, और एनएफआईए को नेशनल में से घटा दोगे तो डोमेस्टिक निकलेगा। एनएफआईए को डोमेस्टिक में प्लस कर दोगे तो नेशनल निकलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, चलो आगे आओ। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है, तुम जानते हो। 5 रुपए का पेन अगर दो मार्केट में आ रहा है तो उसको कॉस्ट 3 रुपए की होगी, 4 रुपए की होगी, 2 रुपए की होगी। तो हमेशा मार्केट प्राइस बढ़ी रहती है, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं था। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बड़ी है, ठीक है मानते हैं। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को अगर चेंज करना है तो मार्केट प्राइस में से एक चीज़ घटाते हैं, एनआईटी घटाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको माइनस कर देते हैं मार्केट प्राइस से, तो हम लोग को मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालते कैसे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज हटा देते हैं। आपको अभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता कि कौन कौन से क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये जानने की ज़रूरत गवर्नमेंट बजट में ज़्यादा पड़ेगी, तो मैं वहाँ पे जब गवर्नमेंट बजट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सारे सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अभी इतना बस ध्यान रखो कि एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडी से। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर एफसी को एमपी में चेंज करना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में चेंज करना है तो एनआईटी प्लस कर देंगे, और अगर एमपी को एफसी में करना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी को। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी कि अगर मान लो, यहाँ इस वाले समझाता हूँ, इस वाले पे समझाता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लूँ क्या? चेंज कर लेता हूँ ना। क्या रखूँ, क्या रखूँ? पिंक, पिंक रखता हूँ।
तो अगर, वैसे तो हमेशा नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक से, लेकिन अगर ये देखें कि क्या कहते हैं, अगर तुमको ये सिचुएशन दे दे कि नेशनल इनकम छोटा है, डोमेस्टिक इनकम बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये तुमसे पूछे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं सीयूईटी में। ठीक है। बड़ा वैसे ही तो सीयूईटी इसीलिए तो अजीब है, क्योंकि सीयूईटी में जो एक्चुअली में होता है उससे उल्टा भी सवाल आ जाता है। इसीलिए जिसने पढ़ा होता है उसका कई बार नहीं होता, जिसने नहीं पढ़ा होता उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आपको पूरा आपने रटा होना चाहिए भैया, आपके अंदर कॉमन सेंस की बात भी होनी चाहिए, कॉमन सेंस तो होनी चाहिए वहाँ पे जब आप बैठोगे ना एग्जाम में। तो भाई कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए, बिना कॉमन सेंस के आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो नेशनल इनकम छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साहब कि एनएफआईए जो है वो नेगेटिव में, माइनस में है। क्या? एनएफआईए माइनस में है। क्यों माइनस में है? क्यों माइनस में है? ये बढ़िया सवाल है। इसलिए माइनस में है कि एनएफआईए में क्या होता है कि फीफा माइनस बीटा होता है। तो बाहर से जो इनकम आई है वो कम है, और हमने जो इनकम बाहर को दी है वो ज़्यादा है। तो एनएफआईए ऐसे क्या होता है, नेगेटिव में होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जो फीटा है वो बड़ा है, फीटा बड़ा है, फीटा बड़ा है। ठीक है। फीटा बड़ा है फीफा से। ठीक है। फीटा बड़ा है फीफा से। इस वजह से क्या होता है कि एनएफआईए नेगेटिव में होता है। अगर एनएफआईए नेगेटिव में है तो नेशनल इनकम छोटा होता है डोमेस्टिक इनकम से। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन मैंने शायद अपने, जब मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी दिए हैं, ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है मैंने। अब आगे आता है। अब जो मैं बोल रहा था कि इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसके में चेंज करना है, वो चेंज करना क्यों है वो समझाता हूँ। अगले टॉपिक पे आता है। वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, एक ही बात है। 8 तरह के, 8 वेरियस, 8 क्या कहते हैं उसको, 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। ठीक है। जिसको हम लोग जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीडीएम, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है। और मैंने ये जो बोल दिया ये क्या है ये समझ नहीं आया आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। अभी ये जो लिखा है ना, ये मत पढ़ने बैठना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अभी यहाँ पे आते हैं, जूम करते हैं, ये चीज़ समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है। यहाँ पे पैटर्न आप देख रहे होगे, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। ये क्या है? यहाँ पे साहब देखो, जी अगर आगे जी लग गया है तो इसका मतलब है ग्रॉस। आगे अगर जी लग गया है तो इसका मतलब है ग्रॉस। आगे अगर नेट लग गया है, आगे अगर नेट लग गया है इसका मतलब, सॉरी, आगे अगर एन लग गया है इसका मतलब है नेट। आगे या तो ग्रॉस लगेगा या तो नेट लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। बीच में, बीच में इस, ये जो बीच में डी है इसका मतलब है डोमेस्टिक। बीच में या तो डी होगा या तो एन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एन है। बीच में या तो डोमेस्टिक या तो एन, नेशनल। एन मतलब नेशनल, एन मतलब नेशनल। पी हमेशा पी रहेगा क्योंकि पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है। और एम पी मतलब मार्केट प्राइस, एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब ये आठों के आठों आपको याद रखना है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो वैसे भी आराम से ऐसे ही याद हो जाए, जी डी पी एम पी, जी डी पी एफ सी, एन एन पी एफ सी, एन एन पी एम पी, जी एन पी एम पी, जी एन पी एफ सी। ये तो यार बड़े इजी है। आपको क्या याद रखना है वो समझाता हूँ। आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि एन एन पी एफ सी मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। एन एन पी एफ सी, ये चौथे नंबर का दिख रहा है ना आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एन एन डी पी एफ सी, सॉरी, एन डी पी एफ सी को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। एन डी पी एफ सी मतलब नेट फैक्टर इनकम, नेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। हमेशा याद रखना, एनएनपी एनडीपी एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं हम लोग एनएनपी एफसी को, एनएनपी एफसी को, नेट नेशनल इनकम, नेट सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है सब, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में ये डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, ये पक्का पकाया नहीं मिलेगा, तुमको पकाना पड़ेगा। पकाना कैसे वो मैं बताऊंगा, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया ना डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम में एनएफआईए जुड़ा होता है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि आपको समझाता हूँ, जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी अभी नहीं पता होगा। नेशनल इनकम का मतलब समझाया था ना शुरू में, शुरू होते ही, नेशनल इनकम का मतलब हमारे नेशन में जितने लोग रहते हैं उनकी इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब है हमारे यहाँ जितनी एम्बेसीज हैं उसकी इनकम हमारे मतलब कि बाहर देश की जितनी एम्बेसीज है वो हमारे यहाँ नहीं जुड़ती है। ये रिवाइंड करके देख लेना, मैंने नेशनल इनकम वहाँ समझाया। डोमेस्टिक इनकम क्या होते हैं, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब कि हमारे भारत देश के सरहद के अंदर के जितने लोग हैं वो, उनकी इनकम को मिला दो, उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। भारतवासी जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये आता है खतरनाक टॉपिक, यहीं पे बच्चे फंसते हैं क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं याद होता है। तीन मेथड है नेशनल इनकम को निकालने के, मतलब कि एनएनपी एफसी को निकालने के। मेन यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है, हम लोग को चाहिए एक ही चीज़, नेशनल इनकम। एनएनपी एफसी को निकालने के लिए सारा मुद्दा खेल चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक चीज़ आपको दे देगा, जीडीपी एमपी दे देगा आपको, और आपसे पूछ लेगा एनडीपी एमपी बताओ, तो आसान है। देखो कैसे निकालोगे, जीडीपी एमपी दिया है, एनडीपी एमपी निकालना है, सिंपल है। क्या करना है, ग्रॉस को नेट में ही तो चेंज करना है, यही तो चेंज है, बाकी सब तो सेम है। ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको तुम करके, ग्रॉस को ग्रॉस को नेट में चेंज करना है। ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना, माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन का। तो ये कई 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 बार ये दिया रहता है, कई कई बार डेप्रिसिएशन लिखा होगा, कई कई बार लिखा होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन वही डेप्रिसिएशन भी होता है। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ता है, इसमें से कोई एक होगा, इसमें से आप सातों के सातों निकाल सकते हो, इसमें से कोई एक गिवन है, सातों के सातों निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तीन मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड के एक दूसरे दूसरे नाम होते हैं, उसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इनकम मेथड के दो नाम और होते हैं, इनकम मेथड के दो नाम और होते हैं, उसको कहते हैं, पहला नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, एक होता है फैक्टर पेमेंट मेथड। क्लियर है, इनकम मेथड के दो नाम और होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। प्रोडक्ट मेथड होता है, या फिर इसको कह लो वैल्यू एडेड मेथड, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम इनकम डिस्पोजल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड। क्लियर है, ये वहाँ पे आप अपनी कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, बस फिर देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक मेथड का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली स्लाइड में वापस आते हैं। इनकम मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनकम मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं, एनडीपीएफसी निकलता है इनकम मेथड से, याद रखना। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग जीवीएमपी या जीडीपीएमपी, जीवीएमपी या जीडीपीएमपी प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपीएमपी निकलता है, ठीक है। और कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी
तो उसमें ये नहीं कहेगा कि इनकम मेथड से निकालो, प्रोडक्ट मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर से मेथड से निकालो। उसमें डायरेक्ट तुमसे ये बोल देगा कि भैया नेशनल इनकम निकालना है, क्यों मुद्दा क्या चल रहा है, नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा तुमको, डेप्रिसिएशन दिया होगा और भी फलाना ढिमकाना, NFIA और भी फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें दी होंगी। तो अब तुमको अपना दिमाग लगाना है कौन सा मेथड यूज़ करके हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड तुमको यूज़ करना है और नेशनल इनकम को फाइंड करना है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये बहुत 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 12th में, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे, टी की बात करूँ तो। ठीक है, तो अभी तुम ये याद रख लो कि किससे क्या निकलता है और किसके दूसरे क्या नाम है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से GVMP और GDPMP। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, दो चीज़ें प्लस करोगे, उसमें से एक माइनस करोगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स मतलब कि कितनी सेल हुई है टोटल, चाहे तुमने बाहर को सामान बेचा है, बाहर को मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सामान बेचा है, चाहे अपने डोमेस्टिक लेवल पे सामान बेचा है। चेंज इन स्टॉक तो बड़ा ही सिंपल है भैया, चेंज इन स्टॉक मतलब कि स्टॉक में कितना एडिशन हुआ है। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं यहाँ जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, तुमको यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मतलब होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल चाहे तो आपने आस पड़ोस डोमेस्टिक लेवल पे खरीद लिया हो, देश के अंदर से खरीद लिया या फिर बाहर से इंपोर्ट किया हो, इसमें दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, इसमें दोनों मिक्स रहता है। क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सही। इसका फॉर्मूला बता दिया। सेल्स अगर गिवन नहीं होगी तो क्या करोगे, तो साहब दो तरीके हैं सेल्स को निकालने के। पहला तरीका बड़ा ही सिंपल है, क्वांटिटी, कितना माल बिका है और कितने का माल है। मतलब कि जैसे कि एक पेन है, एक पेन है, वो 10 रुपए का है और वो मैंने बेचा भी 10 है, वो मैंने 10 बेचा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का बिका है, 10 का सामान है, प्राइस ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, 10 × 10 100, तो हमारी सेल्स हो जाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया साहब, आप सबको क्लियर हो गया है ना, ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को, बहुत बढ़िया। अब चैप्टर एंडिंग की ओर जा रहा है, बिल्कुल रखता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका सेल्स के निकालने के लिए, दूसरा तरीका है सेल्स को निकालने के लिए कि क्या करो, दो चीज़ें प्लस कर दो। मैंने कहा है ना कि या तो सेल्स में या तो तुमने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बेच दिया है या तो कुछ बाहर बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसमें दो चीज़ प्लस रहती है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ये दोनों को जोड़ देना तो सेल्स आ जाएंगी। अगर सेल्स गिवन है और ये दोनों भी गिवन है तो इन दोनों को इग्नोर मारना, फिर भी सिर्फ सेल्स को उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना बस। क्लियर है, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियो में तुम देख लेना, ये तुमको नहीं कराएंगे, तुमको ये तो फॉर्मूला वॉर्मूला सब बता देंगे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, स्टेप्स क्या है, 4 स्टेप्स है साहब। ये इसके अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है वो बता देता हूँ। ये 4 स्टेप है, इसको किसी को ऊपर कर देगा, किसी को नीचे कर देगा, तुमसे बोलेगा कि इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करो बस। और तुमने अगर बुक नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ उसको पता होगा स्टेप्स जिसने बुक पढ़ी है, अगर जिसने बुक नहीं रीड करी है उसको नहीं पता होगा। स्टेप्स नाम की भी कुछ होता है, स्टेप्स भी कुछ होता है, सही में उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो स्टेप्स बताता हूँ, स्टेप्स होता है मतलब कि सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये कितना कितना है, ये सब निकाल देंगे, ये सब निकालेंगे। ठीक है, ये सब निकालेंगे। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, GDP MP निकालेंगे जोड़ के, GDP MP निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग GDP MP निकालेंगे, GDP MP से हम लोग NDP-FC निकालेंगे, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। डोमेस्टिक इनकम से फिर लास्ट में नेशनल इनकम निकालेंगे। इसकी एक ट्रिक बताऊँ तुमको, एक ट्रिक बताता हूँ। इन तीनों मेथड के स्टेप्स के लिए अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, फंस जाता है, क्वेश्चन आ जाता है तो तुमको क्या करना है कि
ये बात हमेशा याद रखना कि चौथा जो स्टेप होगा वो हमेशा नेशनल इनकम निकलता रहेगा उसमें। एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, इसमें तुमको दिख गया अगर, तो वही सही ऑप्शन हो, वही मतलब कि वो लास्ट में होगा सबसे। ठीक है, तो ऐसे करके तुम ट्रिक इस्तेमाल कर सकती हो, सॉरी तुम ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चार्ट भी दे दिया है कि पहले अच्छा हाँ, तुमको ये चार्ट में तुमको थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया होगा, हाँ ये समझा देता हूँ तुमको, ये समझा देता हूँ। जीवीएमपी और जीडीपीएमपी को हम लोग बोलते तो मतलब कि सेमी प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, सेमी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में एक डिफरेंस होता है। जो जीवीएमपी होता है ना, वो अलग अलग सेक्टर का होता है, अलग अलग सेक्टर का होता है वो क्या होता है, अलग अलग सेक्टर का होता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर का होता है, सेकेंडरी सेक्टर का होता है, टर्शरी सेक्टर का होता है। इन तीनों का अलग अलग जीवीएमपी होता है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दोगे तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा जीडीपीएमपी। तो ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। ठीक है, ध्यान रखना है सब बढ़िया तरीके से। इनकम मेथड भैया, इनकम मेथड पे आता है। इनकम मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसको निकालने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के कंपनसेशन को प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर गिवन है क्वेश्चन में तब तो ठीक है, तब तो बढ़िया, लेकिन अगर गिवन नहीं है, दो चीज फिर तुम प्लस करोगे, दो चीज तुम प्लस करोगे। क्या दो चीज प्लस करोगे? पहली चीज कैश, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। और दूसरी चीज प्लस करोगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब कि जैसे कि आ, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैंने क्या किया है, सोशल स्कीम में, सोशल सेफ सिक्योरिटी स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि वहाँ पे इन्वेस्ट सही वर्ड, उनको कंट्रीब्यूट किया है, फंड बनाया, एम्प्लॉयज़ का फंड बनाया अलग से। ठीक है, किसी को कुछ हो जाता है तो फिर हम लोग ने सारे फंड बनाया रखे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसको भी ऐड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। क्लियर है? अब कहोगे भाई इसके क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? इसके क्वेश्चन अब इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे पूछने वहाँ पे लोग, तो फायदा नहीं करने का। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहते हो कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए चाहिए, करने चाहिए, तो बहुत सारे बुक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए रखे हैं आपकी बुक में, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आता है दूसरे नंबर पे। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है तो चार चीज़ों को प्लस करोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चारों चीज़ों लिखो अपनी कॉपी बुक में। एक चीज़ जो मैं बताना ऊपर भूल गया, सॉरी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को मिला के हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज प्लस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन रहता है क्वेश्चन में, और सेल्स भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, सेल्स चेंज इन स्टॉक देखते ही जोड़ देते हैं उसको और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी ले लेते हैं। तो जब वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो देखना नहीं, तो बाकी सब इग्नोर कर दो। ठीक है, ये ही बताना भूल गया था। बाकी वापस आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है तो क्या करना है, चार चीजें सब प्लस करनी है। कौन सी चार चीजें प्लस करनी है? चार चीजें कौन सी प्लस करनी है? चार चीजें प्लस करनी है वो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन तीनों में से कुछ भी नहीं गिवन है, जीरो मान लेना। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो तुमको तीन चीजें प्लस करनी है, तीन चीजें और तीन चीजें प्लस करनी है। प्रॉफिट के, अब तुम जानते हो तीन हिस्से होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वो कि हमारी कंपनी, जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो प्रॉफिट हुआ है मेरी कंपनी को साल के एंड में, तो मेरे को वो डिविडेंड बांटना है शेयर होल्डर्स को। इसलिए तो उन्होंने मेरे शेयर्स लिए ताकि मैं उनको प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा दूं, उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। एक होता है रिटेन अर्निंग, कुछ पैसा बचा लिया, फ्यूचर में काम आएगा। तीन हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स भरा, डिविडेंड दिया, और कुछ पैसा बचा लिया, रिटेन अर्निंग। ठीक है, उनको प्लस करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम,
नहीं, मिक्स्ड इनकम में ऐसा कुछ प्लस करने वाला नहीं है। मिक्स्ड इनकम गिवन रहेगी तुमको, अगर नहीं गिवन है तो जीरो मान लेना। ठीक है। मतलब स्टेप्स पे आता है। स्टेप्स है साहब, पहले तो हम लोग को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यही सब प्रोड्यूसिंग यूनिट को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। क्या कहते हैं, सारे सेक्टर ने कितना फैक्टर इनकम दिया है। बेसिकली क्या कह रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम को आइडेंटिफाई करो, उसको प्लस करके एनडीपीएफ से निकालो, मतलब कि डोमेस्टिक इनकम निकालो। इससे फिर क्या निकालो, नेशनल इनकम निकाल लो। इससे क्या निकालो, नेशनल इनकम निकाल लो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मैंने चार्ट भी बना रखा है, तो चार्ट आप लोग देख सकते हो, स्टेप्स पढ़ सकते हो। बस काम बढ़िया है, फिर बढ़िया है, सही चल रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड, इससे भी साहब मैंने बताया था जीडीपी एमपी निकल सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैंने कहा था, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इस पीडीएफ में पका पकाया कुछ भी नहीं रखा है। इस पीडीएफ को मैंने ऐसे रखा है कि जरूरत की जानकारी तो है, लेकिन इतनी जानकारी भी नहीं है कि आप कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है। ये चीज़ बतानी थी। ठीक है, तो हो गया। अब आते फॉर्मूले पे। अब जो लिखा है ये शॉर्ट में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ। बोल के मैं बोलूंगा, तुम लोग अपनी कॉपी में लिखोगे फुल फॉर्म इसका। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस कर देना, प्लस करना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, प्लस करना नेट एक्सपोर्ट्स को। ये अगर गिवन है तुमको, प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों अगर तुमको दिया रखा है क्वेश्चन में, तो इन चारों को प्लस करना, जीडीपी एमपी निकालना, जीडीपी एमपी से एनडीपीएफ से निकालना, फिर नेशनल इनकम निकालना। ये मैंने पहले ही बात कर ली, इसकी बात कर ली, स्टेप्स की बात कर ली, लेकिन इसका पोस्टमार्टम मैं भी करता हूँ। अब अगर तुमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा, इसमें कुछ प्लस प्लस नहीं करना तुमको। यहाँ पे जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है तो दो चीज़ें प्लस करोगे। कौन सी दो चीज़ें प्लस करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, दो चीज़ें प्लस करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स अगर गिवन नहीं है तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट को एस से डिनोट, एक्स से डिनोट करते हैं, और इम्पोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अगर समझ लो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी नहीं गिवन है, तो क्या करोगे, तो गिवन होगा तुमको नेट इम्पोर्ट। नेट इम्पोर्ट अगर गिवन है तो कुछ नहीं करना साहब, यहाँ पे साइन चेंज कर देना। कई लोग सोचेंगे कि नेट इम्पोर्ट है तो नेट इम्पोर्ट तो हमको लाना ही नहीं है, लाना है, यहाँ से माइनस कर देना, साइन चेंज कर देना, नेट इम्पोर्ट्स है तो। ठीक है, और यहाँ पे तुमको स्टेप्स हैं वही फाइनल एक्सपेंडिचर के। फाइनल एक्सपेंडिचर पहले ये सब देख लेना, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर ये सब निकाल लेना, उससे जीडीपी एमपी निकालना। ठीक है, और उससे एनडीपीएफ से निकालना, फिर उससे नेशनल इनकम निकाल लेना। ये चारों पॉइंट। अब चैप्टर एंड की ओर बढ़ रहा है, बस दो टॉपिक और बचे हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन सॉल्व करके मस्त अपना एक चैप्टर हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, पहले दिन साल के। वैसे मैं तो साल के पहले दिन अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पता नहीं कब देख रहे होगे, तुम लोग देख रहे होगे शायद बाद में कभी। ठीक है, तो प्रिकॉशंस और प्रिकॉशंस देख लेते हैं। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, किसी भी मेथड से आप लोग कर रहे हो, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नेशनल इनकम में वो काउंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान जो रखना है बेसिकली नेशनल इनकम को काउंट करते हुए, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। एक नंबर की क्या है ना कि किसी के साथ किसी चीज़ की कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, तो एक जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है उसकी अच्छा ये है कि लिखना नहीं पड़ता, तो जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो भी आराम से कर सकता है। लेकिन एमसीक्यू की बुरी बात ये कि कहीं से भी कुछ भी बन सकता है एमसीक्यू, कुछ भी कहीं से भी उठा के कुछ भी बना देगा एमसीक्यू। तो वो चीज़
एक है, तो एमसीक्यू में के लिए तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। प्रिकॉशन से बात आता है, ये सब लिखा हुआ है तुमको यहाँ पे, बहुत लंबा चिट्ठा लिखा हुआ है। मैं तुमको अभी मैं बोलता हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं तुमको हिंदी भाषा में समझाता हूँ, इसको तुम पढ़ते रहना, अपना पीडीएफ तुमको दे दूंगा मैं, तो पढ़ते रहना आराम से। तो देखो साहब, क्या होता है कि नेशनल इनकम को इंक्लूड करते हुए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड में इंक्लूड होता है। तो फाइनल गुड क्या होता है कि नेशनल इनकम में आ जाता है, तो इंटरमीडिएट गुड को हम लोग नहीं लेते हैं। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, सेकंड हैंड गुड की सेल और परचेज को भी हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि जब वो पहले ही फर्स्ट टाइम जब सेल हुआ था या परचेज हुआ था, उस टाइम पे वो काउंट हो गया था। तो अगर दोबारा हम लोग करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लोग एक ही चीज़ को दो बार काउंट कर लेते हैं तो वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाती है, सही वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ओवर एस्टिमेट वैल्यू हो जाती है, इसीलिए हम लोग दो बार काउंट नहीं करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड को तो काउंट नहीं करता है, लेकिन जो सेल और परचेज कर सेकेंड हैंड गुड में सेल परचेज के लिए जो क्या कहते हैं सर्विस यूज हुई है, जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ यहाँ पे। अब एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, मेरा एक फ़ोन है, पहले मिटा देता हूँ तभी ये समझ में आएगा। मेरा एक फ़ोन है, ये सब मेरा एक फ़ोन है, ठीक है। और ये मेरे को 10,000 में बेचना है, 10,000 में बेचना है। कितने में बेचना है? 10,000 में। 10,000 में बेचना है। तो मेरी नज़र में कोई था नहीं इसको बेचने के लिए। ये बेसिकली मैंने 20,000 का खरीदा था और अब बहुत टाइम हो गया मेरे को चलाते हुए, कुछ टाइम हो गया, 6 महीने 7 महीने हो गया, मेरे को बेचना है ये। मैं कह रहा हूँ कि भैया 10,000 पे कोई खरीद लो, लेकिन मेरे जानने में कोई खरीदने वाला नहीं। तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा कुकू से, मैंने कुकू से कहा कि कुकू को मैं जानता था, तो मैंने कुकू से कहा कि तू यार मेरा ये फ़ोन बिकवा दे, मैं तेरे को 5 टका कमीशन दूंगा। तो कुकू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुकू की नज़र में थी बुटकी। अब बुटकी को खरीदना था ये फ़ोन, ज़रूरत थी उसको भी, उसने खरीदा। उसने कहा कि भैया मैं खरीद लूँ। तो फिर कुकू ने मेरे को बताया, कुकू ने कहा कि मिल गई है एक एक कस्टमर मिल गई है, ठीक है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तेरा 5 टका मैं कमीशन तेरे को दे देता हूँ। तो 5 टका जो मैंने इसको 500 रुपये दिया वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, लेकिन ये 10,000 रुपये जिसका जो फ़ोन बिका है ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ये 10,000 वैल्यू काउंट नहीं होगी, ये 500 वैल्यू काउंट होगी। क्योंकि ये जो कमीशन है, ये इस पे जो सर्विस की जा रही है कि मेहनत जो इसने की, ढूंढा ढांढा उसकी को, फिर इसने फ़ोन बिकवाया, तो इसने जो मेहनत की वो तो भाई नहीं थी ना, वो थोड़ी पुरानी थी। तो उसकी इनकम को हम लोग काउंट करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम बोलते हैं, तो फैक्टर इनकम काउंट की जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, फिर से आते हैं इस पे। तो ये था। और कमीशन ऐड करेंगे। प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी है, ठीक है। आपकी मम्मी आपके घर में काम करती हैं, उसका कोई वैल्यू है? जैसे कि आपके घर में मेड काम करती है, उसको आप सैलरी देते हो, वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। लेकिन आपकी मम्मी आपके घर में काम करती हैं, ठीक है, आपके लिए खाना बनाती हैं, तो आपकी मम्मी वो काम जो कर रही है उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू निकाल सकते हो कुछ? तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। एक होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब कि जब मान लो कि मैं हूँ और मेरा 10 बाय 10 का एक खेत है, मेरे पास एक छोटा सा 10 बाय 10 का एक खेत है। इस खेत में मैं प्रोडक्शन करता हूँ और जो प्रोडक्शन करता हूँ वो मैं खुद ही खा लेता हूँ, मैं मार्केट में नहीं बेचता। जो प्रोडक्शन किया वो मैं खुद खा लेता हूँ, इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसको मैंने इसमें उगाया और जो उगाया मैंने खुद ही खा लिया, ठीक है, उसको मैंने बेचा नहीं। तो इसको अगर मैं बेचता तो इसकी इनकम होती ना, और इसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होती। लेकिन इसको बेचा नहीं तो क्या नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी? नहीं होगी। इस क्योंकि इसने खुद यूज कर लिया है, खुद खा लिया है, लेकिन मार्केट में नहीं बेचा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन तो हुआ है, और वो नेशनल इनकम में पता भी होना चाहिए कि प्रोडक्शन हुआ है। तो
वो पता रखने के लिए हम लोग नेशनल इनकम में ये भी इनकम काउंट करते हैं, भले ही इसने बेची ना हो, लेकिन वो भी वैल्यू का हम लोग काउंट करते हैं। तो सब ये था प्रोडक्शन प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड में आता है। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड क्या कहता है? प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड कहता है कि ट्रांसफर इनकम को हम लोग काउंट नहीं करते। ट्रांसफर इनकम क्या, जो आपके पापा चाचा चाची मामा मम्मी दे के जाते हैं ना कि ले बेटा चॉकलेट खा लियो, तो वो जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपको, उसके लिए आपने काम कुछ नहीं किया है। आपके मामा मम्मी ने काम किया था, उनने ने काम किया था और उनको सैलरी मिली थी, उसमें से वो आपको ऐसे ही पकड़ा रहे हैं कि भैया चॉकलेट खा लेना। तो इसलिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने कमाया था तब उनकी, तब नेशनल इनकम में काउंट हो गया था। अब ये वापस नहीं देंगे, अब ये वापस काउंट नहीं होगा, तो ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं किया जाता है। इनकम सेल जो हुई थी सेकेंड हैंड गुड की, उसकी जो इनकम है वो भी काउंट नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया था 10,000 रुपये का फ़ोन मैंने बेचा था, तो 10,000 रुपये जो मेरी इनकम हुई थी उसको भी मैं काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं करूँगा। क्लियर है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड, फाइनेंशियल एसेट्स इसे कहता है। शेयर बॉन्ड डिवेंचर, इन सबको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। और ये भी, इसकी भी इनकम, इसकी बेचने की इनकम भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मान लो मेरे पास शेयर थे, वो 4 लाख की उसकी आज वैल्यू है, उसको मैंने बेच दिया, तो ये जो 4 लाख रुपए इसकी इनकम को भी मैं काउंट नहीं करूँगा नेशनल इनकम में। विंड फ्लो गेन, विंड फ्लो गेन क्या होता है समझना। आज आप सड़क पे, सड़क के किनारे सो रहे हो, कल आपकी लॉटरी निकल गई, ठीक है, तो लॉटरी जो निकली है ना, वो, उसको हम लोग कहते हैं विंड फ्लो गेन। हवा के झोंके की तरह आप लोग एकदम, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वैसा वाला सीन हो गया। तो एकदम अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, विंड फ्लो गेन हो गया, तो उसको भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम में। और प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड पे आता है। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड पे आता है, तो अब यहाँ पे घूम घुमा के वही बातें आ गई हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड पे एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। परचेज किया है जो सेकेंड हैंड गुड्स या सर्विसेज, उसको भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, परचेज किया फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स, इसको भी काउंट नहीं करते हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये था प्रोडक्शन प्रिकॉशंस का। इसको आप मैं कहूँगा कि इसको जब मैं पीडीएफ दे दूँ आप सभी को, अपलोड कर दूँ, पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है, और ये आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको रियल में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये माना जाता है कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसका ग्रोथ हो रहा है। जीडीपी बढ़ती कैसे है? जीडीपी ऐसे बढ़ती है कि उस कंट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब हमारी जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी बढ़ रही है तो ये मान लिया जाता है कि हमारे देश की तरक्की हो रही है, ग्रोथ कर रहा है हमारा देश, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। जीडीपी दो तरह की होती है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग बेस ईयर प्राइस पे। और नॉमिनल जीडीपी क्या, नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसको हम लोग करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया? मान लो ये एक पेन है, मान लो ये एक पेन है, चाकू ज़्यादा लग रहा है, चलो ये एक पेन है, ये 2020 में था, बना था, और इसकी वैल्यू थी 20 रुपये, की वैल्यू थी 20 रुपये। आज 2023, सॉरी 24 हो चल रहा है, 2024 में इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 30 रुपये, की वैल्यू हो जाती है 30 रुपये। तो 2024 में इसके जो 20 रुपये वैल्यू थी, ठीक है, मान लो ये ऐसे मान लो देश में 10 पेन बने, ठीक है, 10 पेन बने और 20 रुपये वैल्यू थी, तो ऐसे रियल जीडीपी क्या हो जाएगी?
200, 200 हो जाएगी ना। और 2024 में मान लो 30 रुपए के अभी भी 10 ही पेन बने, अभी भी 10 पेन ही है, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन इतना हो गया है तो वो 20 रुपए का पेन 30 रुपए का हो गया है। तो ये क्या हो गया, तो ये जीडीपी अब क्या दिखा रहा है, जीडीपी अब दिखा रहा है 300। ऐसे कैसे, मतलब प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, पहले भी 10 था अभी भी 10 हो रहा है, लेकिन पहले 200 था अब 300 दिखा रहा है। इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि अभी ये जो किया है मैंने, ये करंट ईयर के प्राइस पे किया है, ये किया है मैंने बेस ईयर प्राइस पे। जब वो बना था, जो चीज़ जब बनी थी उस प्रोडक्ट को उस साल के मतलब कि बेस प्राइस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है रियल जीडीपी। और जब हम लोग करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन आ जाता है, तो ये करेक्ट मेजर या फिर रियल इंडिकेटर नहीं है जीडीपी का, और ये रियल है, रियल इंडिकेटर है, ठीक है साहब। अब आते हैं जीडीपी के लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है तो हमारा देश तरक्की करता है, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन हर बार ये नहीं होता, इसकी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन देश की तरक्की नहीं होती। वो चीज़ें बताता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब होता है ये कि उन गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है जो खाली अमीर लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि कार का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कार का प्रोडक्शन, ठीक है, कार ही कार हो रही है। लेकिन गरीब आदमी कार नहीं खरीद सकता, उसकी ज़रूरत कार नहीं है, उसको साइकिल चाहिए, और साइकिल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कार का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है तो ऐसा मानना माना जाता है कि देश की तरक्की हो रही है, लेकिन असल में कहाँ देश की तरक्की हो रही है। क्योंकि गरीब इंसान को कहाँ उसको साइकिल नहीं सब नसीब हो रही है, और तुम लोग कार पे कार खरीद रहे हो। तो वो चीज़ देश का असल में यहाँ पे तरक्की नहीं कर रहा है देश। वो तो मान लेते जीडीपी बढ़ रहा है तो देश की तरक्की हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मतलब कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, ठीक। एक होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या कहता है कि मान लीजिए ये, अब स्कूल की बात करते हैं अपने थोड़ी, ठीक है। मान लीजिए हमारी क्लास में ये दोनों थी, ठीक है, मान लीजिए क्या थी, पहले थी हमारी क्लास में दोनों थी। तो अब क्या हुआ कि लंच टाइम हुआ साहब, तो लंच टाइम में बुटकी को कुकू का टिफिन चाहिए, कुकू को बुटकी का टिफिन चाहिए, ठीक है। कुकू लाई थी पास्ता और बुटकी लाई थी पराठा। बुटकी को चाहिए था पास्ता लेकिन अ, लाई है पराठा, और कुकू को चाहिए था पराठा लेकिन लाई है पास्ता। तो बुटकी के अब ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे का टिफिन पसंद आ रहा है, एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से, शॉर्ट, खत्म ना मामला। तो वही चीज़ है। अब इसमें ना पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जहाँ पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है तो हम लोग पता नहीं लगा पाते कि जीडीपी जीडीपी बढ़ रही है कम हो रही है, जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, मॉनेटरी मॉनेटरी टर्म आएगी नहीं कुछ, तो फिर हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे जीडीपी का। और इससे फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा जीडीपी बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो ये इससे ये भी एक लिमिटेशन है जीडीपी की। एक्सटर्नलिटीज, अब ये समझने वाली बात है। सपोज इमेजिन करो कि आप एक इमेजिन करो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बगल में एक नदी बह रही है, ठीक है। फैक्ट्री में दमादम प्रोडक्शन हो रहा है, दिन ब दिन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। बैटरी भी चली गई। दिन ब दिन प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, और दिन ब दिन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, दमादम प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी ऊपर जा रही है, बढ़ रही है। तो अब ऐसा मानना चाहिए कि देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, ऐसा मानना चाहिए कि देश तरक्की कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अब ये, अब उसी प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है कि फैक्ट्री के ऊपर चिमनी से काला काला धुआं भी निकल रहा है, जितना प्रोडक्शन उतना काला धुआं। और जितना क्या कहते हैं,
जितना वेस्ट निकलता है वो बगल में नदी में बहा देते हैं। तो इसके लिए क्या, अब जितना तुम प्रोडक्शन जीडीपी के बेसिस पे तुम नाप रहे हो कि देश की तरक्की हो रही है, लेकिन भैया जब सांस ही नहीं लेने को मिल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, पानी नहीं पीने को मिल रहा है, ठीक है, तो काहे की तरक्की, ठीक है। तो ये मतलब कि कैसे फिर तुम, इसका कैसे तुम नापोगे कि देश का तरक्की तुम जीडीपी से नाप रहे हो, ठीक है, लेकिन ये देश का नुकसान देख रहे हो उल्टा कितना हो रहा है। सांस लेने को जगह मिली, अभी तो दिल्ली का हालत पता नहीं, शायद अभी ठीक है थोड़ा, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली की हालत ऐसी हो गई थी कि दिवाली की टाइम पे ऐसी हालत हो गई थी कि आर्टिफिशियल रेन तक बात पहुंच गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ देख रहे हो, तो इसका कौन हिसाब लगाएगा कि ये जो जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में नुकसान उल्टा हो रहा है, ठीक है, तो इसका कौन हिसाब लगाएगा, इसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। या फिर इसका उल्टा, इसका उल्टा सब क्या होता है कि हम जब भी अपने गांव जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि हमारे बगिया, बहुत सारे बगिया है हमारी, बाग पूरा है, ठीक है। तो हमारे पापा ने बचपन में, जब हमारे दादाजी उनको, पापा को लेके जाते थे, तो पापा के हाथ से कुछ पेड़ उन्होंने लगवाए थे, क्योंकि साहब आज बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और 40 क्या कहते हैं, लगभग 30-35 साल के वो पेड़ हो गए हैं आज। तो बढ़िया फल आते हैं, बढ़िया सब कुछ फल है वो खाते आते हैं, तो फिर ये जो प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका क्या हिसाब लगाओगे, इसका क्या हिसाब लगाओगे। तो ये सब लिमिटेशन, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ रिसोर्स, जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है साहब कि आपके जो क्या कहते हैं, आपके देश में, जैसे कि मान लो हमारे देश में अगर दूध, ब्रेड, अंडा, चाय पत्ती, चीनी, ठीक है, ये सब ना बने, और सिर्फ गन, बम, बारूद, गोला बारूद, टैंक, ये सब बन रहे हैं, वॉर वूड इसे कहते हैं, तो ये ये बन रहे हैं, और खाना जिसे हम लोग कंज्यूमर गुड कहते हैं, दूध, ब्रेड, अंडा, ये सब ना बन रहा है, लेकिन ये गोला बारूद, गन्स, वो बहुत ये सब बन रहा है। तो इससे अब हम लोग की सरहदें तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन हम लोग जो भूखे मर जाएंगे उसका क्या, ठीक है। तो वो सब बन रहे हैं, जैसे कि वेपन वेपन बन रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ रही, जीडीपी बढ़ रही, तो मानना चाहिए कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन असल में तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, कंज्यूमर कुछ चाहिए भाई, ठीक है। तो यही था चैप्टर आज, अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है, पूरा के पूरा चैप्टर मैंने आज आपको पढ़ा दिया। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों का भी। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा, नंबर ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम, इनमें से क्या फैक्टर इनकम नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 2 साल के सीयूईटी के क्वेश्चन हैं, ये मैंने कोई भी अपने हाथ से नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो बता दे भाई इनमें से कौन से नहीं है, फैक्टर इनकम नहीं है। तो भाई गिफ्ट तो फैक्टर इनकम में नहीं आता है, ठीक है, फैक्टर इनकम में गिफ्ट नहीं आता है। मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, मनी फ्लो बताया था आपको, मनी फ्लो में एक्सचेंज किसका होता है, ऑब्वियस मनी का, ठीक है। आते हैं अगले पे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अ नॉमिनल फ्लो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अ नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो भी मनी फ्लो होता है, तो मनी इन्वॉल्वमेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड नहीं, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड, ये है सही आंसर, ये सही आंसर, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, फैक्टर सर्विसेज नहीं। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स दैट, आ गया क्वेश्चन, मैंने बात की थी ना तुमसे, बताया था तुमको कि हमेशा क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस बड़ी रहती है, लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट बड़ी है, मार्केट प्राइस छोटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये है कि एनआईटी जो है वो माइनस में है, और एनआईटी माइनस में क्यों है, एनआईटी माइनस में क्यों है,
क्योंकि आईटी छोटा है, इनडायरेक्ट टैक्स छोटा है, सब्सिडीज ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स कम है, सब्सिडीज ज़्यादा है। सब्सिडीज ज़्यादा होने की वजह से एनआईटी माइनस में हो जाता है, और एनआईटी माइनस में होगा तभी हमारा जो मार्केट प्राइस है वो छोटा हो सकता है। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं तब, अभी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स ग्रेटर देन सब्सिडीज नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स लेस देन सब्सिडीज, हाँ ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए पूछ रहा है क्या होता है। एनएफआईए क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ये होता है भैया फीफा माइनस पीटा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट। डेप्रिसिएशन मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन मीन्स मतलब कि मैंने बताया था ना आपको, वो फ़ोन जो 10,000 का मैं बेच रहा था वो मैंने खरीदा था 20,000 का, लेकिन समय के साथ फ़ोन की वैल्यू वो कम हो गई थी समय के साथ। ठीक है, आपने साइकिल खरीदी 10,000 की, उसको कुछ महीने बाद आप जब बेचोगे वो 10,000 की थोड़ी बिकेगी, वो 8,000 7,000 डिपेंडिंग ऑन की उसकी हालत क्या है साइकिल की। तो उस पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। जो ये डिफरेंस आया है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो टाइम के साथ कम हो जाती है वैल्यू, वो कहते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, ये है सही आंसर, ओवर टाइम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, भैया बताओ इंटरमीडिएट गुड क्या है। कार खरीदी है बाय डीलर ऑफ सेकेंड हैंड कार, स्टील और सीमेंट लगा है कंस्ट्रक्ट करने में फ्लाईओवर, फर्टिलाइज़र खरीदा गया है एक फार्मर के द्वारा। बताओ भैया, जल्दी बताओ क्या करें इसका। मेरे को पता है क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है, रीज़न दूँ क्या? रीज़न सुनो, कार खरीदी गई है एक डीलर के द्वारा, सेकेंड हैंड कार का डीलर है वो, डीलर है। अब जब तक ये क्लियरली नहीं लिखा रहता कि डीलर खुद चलाएगा कार, तब तक वो फाइनल गुड नहीं होता। ठीक है, तब तक वो यही माना जाता है कि उसका कुछ बेचेगा ही आगे। ठीक है, स्टील और पूरा क्या कहते हैं, पूरा यूज़ हो रहा है एक फ्लाईओवर बनाने में, और फार्मर यूज़ कर रहा है फर्टिलाइज़र को। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो भाई मैंने बताया था इसका, तो मैंने तुमको एग्जांपल भी दिया था एक, तो ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, एडिशन, तुम्हारे पास कैपिटल स्टॉक, जो तुम्हारा स्टॉक था वो था तुम्हारे पास 100 रुपये का। ठीक है, तुमने उसमें 50 रुपये और लगा दिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कैपिटल लॉस कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट कहते हैं, ऑल ऑफ दिस कहते हैं। बताओ, इसको कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। ये तुम्हारे पास 100 रुपये का स्टॉक, तुम्हारे पास 100 रुपये थे, तुमने 50 रुपये और लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया ना तुम। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दिस जापान, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है, इसलिए वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं एम्बेसी में, वो सारी जापान की नेशनल इनकम में काउंट होता है। क्लियर है? मार्केट प्राइस, ओहो, आज के पहली क्लास का पहला लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन होता है, पहली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अभी ऊपर मैंने यही, ऊपर हम लोग ने पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट बड़ी थी मार्केट प्राइस से। ठीक है, अब है मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, इसका आंसर तुम मेरे को दोगे। ये बड़ा ही सरल सा सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, और इसका आंसर तुम मेरे को बताओगे। ठीक है, और बहुत ही ईजी सवाल है इसका, बहुत ही ईजी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका जवाब तुम मेरे को दोगे। बाकी साहब, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। अब मेरे को एक काम करके जो, एक काम जो तुमको करना है मेरा, वो ये है कि जो मैंने 9 क्वेश्चन करवाए हैं, 10वां तुम्हारे पे छोड़ा क्योंकि बहुत ईजी है ये, 10वां तुम्हारे पे छोड़ा है। जो 9 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से, सॉरी 10 है ना,
10 10 10 पूरा 10। ये जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, इस 10 में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए ये मेरे को कमेंट में चाहिए। ठीक है, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे को कितने मार्क्स आए हैं, 10 में से कितने मार्क्स तुमको मिले हैं, ये भैया मेरे को कमेंट में बताना। इसका इंतज़ार रहेगा कि कमेंट में तुम बताओ मेरे को 10 में से 10 तुम्हारे सही हो गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुमने सीखा है, जो पढ़ाया तो तुमने सीखा। ठीक है, बाकी थैंक यू। एक चीज़ जो आपको अब बतानी भूल गया हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ है, जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है, और साथ ही में संदीप गर्ग की ये बुक की पीडीएफ और एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ, ये तीनों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। राइटिंग बहुत ख़राब है। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वो टेलीग्राम का होगा, उसके बाद मेरी बाकी वीडियोस का लिंक होगा। ठीक है, तो बस यही था। थैंक यू सो मच। हाँ, तो भाई ये था नेशनल इनकम का चैप्टर, बड़े ही आराम से, बड़े ही ईज़ी तरीके से समझाया है इस वीडियो में। और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने खाली 10 ही क्वेश्चन कराए हैं प्रैक्टिस, लेकिन इस क्वेश्चन, ये जो चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसके 50 तरीके के और अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब इनेबल हो गया है। तो उस पे मैं डेली 30-35 क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँ, हर बार तुम्हारे में घंटी बज जाए और तुमको पता चल जाए क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पूरा, आपका माइंड उसमें एंगेज रहेगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और आपका सीयूईटी भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही तक था वीडियो, और अब इस वीडियो को एंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।